इस अर्थ में कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां जन आकांक्षाओं को जिस हद तक पूरा नहीं कर पाई, उनकी अपेक्षाओं पर वो खरी नहीं उतरी, उनके भीतर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को वाणी दी है इन लोगों ने। और एक माने में देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ लक्षण है, कोई अस्वस्थ लक्षण नहीं है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। इसमें न कहीं जात है, न कहीं संप्रदाय है, न कोई वर्ग विभाजन है। एक आक्रोश है जो एक आम नागरिक के मन में है। इन लोगों ने उस समय उसको एक स्वर दिया और उस स्वर को समर्थन मिला। अब ये इनके भीतर क्या मटेरियल है, ये तो समय बताएगा ना, इतनी आसानी से नहीं होता है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी चुनाव उभरी हैं और समाप्त हुई हैं। तो नाजरीन, हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है वो आम आदमी पार्टी की जो जिस तरह से वो सामने आई है उसको कहीं ना कहीं मान रही है। अब सीधे जानते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। तो नाज़रीन, ये इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस के लीडर जो हैं जनार्दन तिवारी, उन्होंने कहा कि जनार्दन द्विवेदी, उन्होंने कहा कि जो चुनाव जो है वो शख्सियतों के बीच नहीं होता बल्कि पार्टी के दरमियान होता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो जीत है उसको कहीं ना कहीं सिंबॉलिक करार दिया है। अब हम बात कर रहे थे राजस्थान की, जहां कांग्रेस ने 5 सीटों पर लीड कर रही है और 16 सीटों पर अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है। बीजेपी ने 32 पर लीड जो है वो की है और 129 सीटें हो गई हैं अब उसकी, जिसपे उसने अपनी जीत जो है वो दर्ज करी है। बीएसपी को 1 सीट मिली है, 2 सीटों पर उसने जीत जो है वो दर्ज करवाई है। साथ ही साथ आरजेपी को 5 सीटें मिली हैं और जो अदर्स हैं वो 6 सीटों पर लीड कर रही हैं और 3 जो सीट हैं उस पर उन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। और अब हम रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली के जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है, 4 पर जीत उसने अपनी दर्ज करवाई है। बीजेपी 16 पर लीड कर रही है और जीत उसने दर्ज करवाई है 18 सीटों पर। सीधे लिए चलते हैं दिल्ली अरविंद केजरीवाल के पास। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की, भारत माता। तो नाज़रीन, ये थे अरविंद केजरीवाल जो कि बहुत खुश नजर आ रहे थे। शुक्ला साहब, सीधे आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन कुछ दिखा रही है। बिल्कुल, यह बात सही है। और आपने यह भी महसूस किया होगा कि अब इस सफलता के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं की भाषा बदल गई है। बिल्कुल, अभी इलेक्शन के पहले जिस तरह की भाषा बीजेपी के लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें आज कितना बदलाव है। आज दोनों उसका अभिनंदन करते हैं, ये सफलता का अभिनंदन है। और बड़े बड़े लीडर जो है वो खुद आगे आकर आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस के जो लीडर थे जनार्दन द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि चुनाव जो है वो पर्सनालिटीज के बीच में नहीं होता बल्कि पार्टीज के बीच में होता है। लेकिन इस बार हम इस बात को कहीं ना कहीं नकार भी सकते हैं, लीडरशिप को हम देख रहे हैं। देखिए, आप ये भी महसूस करती हैं कि जब अपनी कमजोरियां रहती हैं तो आमतौर से पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स का ये होता कि वो मीडिया पर ब्लेम करो। जी, जनार्दन द्विवेदी ने भी मीडिया को ब्लेम करने की कोशिश की जी। और वो इसको पार्टी में बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा करनी है राहुल की, कि राहुल उसमें पराजित न महसूस हो या वैसा ये ना जाए कि राहुल हारे हैं, इसलिए पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी जीत होती तो कहते कि राहुल और सोनिया गांधी नेतृत्व की जीत है। तो ये तो राजनीति के अपने शब्दावलियां हैं, बदलती रहती हैं। आज आम आदमी पार्टी को यह सफलता मिली तो सब उनके, क्योंकि हो सकता है कि उनके समर्थन जो तो हो सकता है उनका मन बदल जाए, तो ये सब उनको थोड़ा सा खुश करने की बात रहेगी। तो ये राजनीति में होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक बात हुई है जिसको जनार्दन द्विवेदी ने भी स्वीकार किया है कि इस इलेक्शन में ये जो जाति, संप्रदाय, ये सारी चीजें, ये बैरियर्स टूटे हैं।
चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, और राजस्थान मैं हो। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको अरविंद केजरीवाल के पास। जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की, भारत माता की। और नाज़रीन, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप ना उधर से इधर आना और यहाँ अंदर यूं कर, राइट, बंद किया, ये यहाँ इसे हटाया, बीच से काटा, ये ऐसे, और फिर मैं ऑडियंस। सर, आपका भाग्य फल आज प्रेम प्रसंग के लिए दिवस बिल्कुल अनुकूल है। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 56789 लगाओ, एस्ट्रो क्रिकेट म्यूजिक कॉमेडी और बहुत कुछ पाओ। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, आवाम का फैसला में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप सुबह से देख रहे हैं 4 रियासतों के नताज और रुझान, तकरीबन नताज आ चुके हैं। हम 2 रियासतों के नतीजे काफी हैरत अंगेज हमारे लिए रहे हैं, बल्कि तमाम उन देखने वालों के लिए जहां पर कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, उसमें बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई। हमारी मुराद है राजस्थान असेंबली हल्के की, राजस्थान रियासत की हम बात करेंगे। वहां पर कांग्रेस 5 पर आगे है, 17 सीटें वो जीत चुकी है। बीजेपी 26 पर आगे है और 133 सीटें वो जीत चुकी हैं। यानी राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत तय है, वो जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है। और अगर हम रुख करेंगे दिल्ली का, दिल्ली में भी यही सूरत हाल है। कांग्रेस की पूरी तरह से हार हुई है।
4 सीटों पर वो आगे है, 4 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी 13 पर आगे और 21 सीटें वो जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी 8 पर आगे और 18 सीटें उसने अब तक जीत ली है। अदर्स में 1 सीट जीत चुकी है। तो जिस तरह का माहौल राजस्थान और दिल्ली को हम देखें, ये कांग्रेस के ऐसे गढ़ जहां पर मजबूत रही कांग्रेस। दिल्ली की हम बात करें, 15 साल से शीला दीक्षित वहां पर रही, वो हार चुकी हैं और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। मीडिया से बाकायदा अपनी शिकस्त कबूल की, मीडिया के सामने उन्होंने बात की। राजस्थान की हम बात करेंगे, अशोक गहलोत ने कहा कि उनके काम ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन आवाम तक पहुंचाने में कहीं चूक हो गई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि काम हमारे अच्छे थे, लेकिन बीजेपी ने झूठ का सहारा लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि एक झूठ अगर 100 दफा कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में उनके मुताबिक हुआ है। हमारे साथ उपेंद्र जी हैं। सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या हालात रहे इन 4 रियासतों में, जिस तरह का माहौल बना है, मुख्तलिफ सूरत हाल। छत्तीसगढ़ में जहां पर बीजेपी थी वहां पे कांग्रेस ने टक्कर का मुकाबला दिया। हम बता दें कि बीजेपी 22 पर लीड कर रही है, 27 वो जीत चुकी है। कांग्रेस 14 पर लीड कर रही है, 24 जीत चुकी है। 3 सीटों का फर्क कांग्रेस और बीजेपी के बीच हम यहां देख रहे हैं। मुकाबला अभी भी जारी है। उपेंद्र जी, सुबह से हम देख रहे हैं, काफी इश्यूज पे हमने बात की, काफी मुद्दे रहे हैं। ये काफी वक्त हो गया है, इस वक्त तक नतीजे आ जाने चाहिए। एक जो चीज हम देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस में एक चीज नजर आ रही थी कि सोनिया और राहुल से हटकर उनकी जो, जैसा कि हमारी बात हुई, भजन मंडली जिसको कहते हैं, उस तरह का माहौल कांग्रेस में था। आपको नहीं लगता कि यही चीज अब बीजेपी में अब हमको हल्की सी नजर आने लगी है? उगते सूरज की पूजा करना जिस तरह से कहा जाता है, ये अब बीजेपी में होने लगा है। क्या कहेंगे आप? मैं भी आपसे वही कहने वाला था, एक बार कह चुका हूं कि वन मैन वर्शिप, ये कांग्रेस का कल्चर जरा बीजेपी में भी आ रहा है। क्योंकि यहां पर जो है ना, जीत में, मध्य प्रदेश के जीत में चौहान का भी काफी क्या जबरदस्त हिस्सा रहा है। और राजस्थान के जीत में भी मैं देखा कि विजय राजे सिंधिया का भी जीत रहा है। अब छत्तीसगढ़ में तो अब पूरा क्रेडिट जो है मोदी जी को देना, ये ऐसा ही बात हुआ जैसे कांग्रेस वाले हर चीज को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दे रहे हैं जी। और एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कांग्रेस की, जहां पर चीजें जीत में बदलती है वहां पर सोनिया और राहुल गांधी का नाम लेते हैं। जहां पर जो है ना, उनको जो है हार लगती है तो वहां पर लोकल लीडरों को काम देते। अब यहां पर अभी तक तो वो मौका नहीं पड़ा। आगे देखेंगे कि अगर यही हालत रही कि जहां पर बीजेपी का अगर परफॉर्मेंस कमजोर रहा, तो अगर वहां पर भी अगर ये शुरू कर दिए कि बीजेपी के हार में लोकल लोगों का हाथ सिर्फ है, मोदी का कुछ नहीं, तो हमेशा से हमको ये देखना चाहिए। अब जीत का सेहरा मोदी के सर जाएगा, जीत का सेहरा मोदी पे जा रहा है, हार का चेहरा अगर ऐसा ट्रेंड हुआ। दूसरा चीज क्या है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के, ये कांग्रेस पार्टी में घमंड बहुत हो गया, अहंकार जी, अहंकार यानी अपने आप को अरेगेंस की तरह ज्यादा हो गया। कोई चीज सुनना नहीं चाहती किसी को। यानी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती जी। और यही ट्रेंड अब मोदी में आ रही है इधर जी। मगर जो आदमी मोदी की तारीफ करा, मोदी का खिलाफत में बात करा या क्रिटिसिज्म करा, तो उसको बिल्कुल ले समझते हैं, तो राहुल का भक्त समझ रहे हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि जो आदमी मोदी को पसंद न करे वो राहुल को ना पसंद करे, ये जरूरी नहीं है जी। बिल्कुल सही कहा आपने उपेंद्र जी। हम रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में अशीत कुणाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशीत कुणाल, आप दिल्ली में हैं, बहुत करीब से आपने वहां के चुनाव को देखा। वहां जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आई है सुबह से, सिर्फ ये बड़ी पार्टियों को हैरत में नहीं डाला इन्होंने, बल्कि आम आदमियों को भी हैरत में डाल दिया। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये पार्टी क्या करेगी, आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं। केजरीवाल जीत चुके हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था आम आदमी पार्टी के लिए। इस पर पूरी तरह से आपका तज्जिया क्या रहेगा? हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, शायद कोई तकनीकी खराबी है। हम दोबारा रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में चूंकि अशीत कुणाल काफी अरसे से हैं और उन्होंने इस इलेक्शन को काफी कवर भी किया, देखा भी है।
अरविंद जी, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी में वही चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में काफी घमंड आ गया है, उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक बिल पास किया था कि ऐसे नेता जो बदउनवान है वो सदन में नहीं जाने चाहिए, उस पर एक बिल पारित हुआ था, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। एक बार फिर हम इस बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। अशित कुणाल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अशित, जानना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, दिल्ली की दो पार्टियों का मुकाबला हमेशा होता था, इस बार तीसरी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा बहुमत उन्हें मिलेगा। कैसे देखते हैं आप इस दिल्ली के इलेक्शन को? देखिए, एकदम जो दिल्ली के रिजल्ट्स हैं उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे, जो उसका अगर एनालिसिस करें तो काफी कुछ चौंकाने वाले हैं, काफी कुछ जिसे कह सकते हैं शॉकिंग है सबके लिए, न केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बल्कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये दावे कर रहे थे कि इस तरह की पार्टियां आती हैं चुनाव से पहले, चुनाव लड़ती हैं और आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। बड़े बड़े नेताओं के दावे थे, कई बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, उनका भी ऐसा दावा था। मगर जाहिर तौर पर एक राजनीतिक इतिहास में, अगर कहें न केवल दिल्ली के बल्कि भारत के इतिहास में, जाहिर तौर पर एक बहुत ही चौंकाने वाला ये अपने आप में परिणाम है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और खास तौर पर जिस तरीके से 15 साल से न केवल कांग्रेस दिल्ली में काबिज थी सत्ता पे, बल्कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका जो कद था दिल्ली में, और अगर वो हार जाती हैं 22,000 वोट से एक ऐसे शख्स से जो एक साल पहले अपनी पार्टी बनाता है, तो जाहिर सी बात है सभी पार्टियों के लिए एक मैसेज है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी भी जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसके पावर को कभी भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है इस जीत में, भले ही आम आदमी पार्टी हो या आप किसी भी नाम से आप जानिए, मगर इतना है कि डेमोक्रेसी सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी उनको चुनने वाले लोगों के लिए है। जो आम आदमी है, जो मतदाता है, उसे आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं, ताकत उसके पास होती है राजनीति में। ये बात जाहिर तौर पर साफ हो गया। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल केवल एक मैसेंजर हैं, मैसेज बड़ा है। और जो मैं बता रहा हूं मैसेज ये है कि जो सत्ता के लोग हैं, ताकत उनके पास नहीं होती है, ताकत होती है उन लोगों के पास जो इन्हें उस कुर्सी पे बैठाते हैं। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी केवल एक माध्यम है इस बड़े मैसेज का। और बहुत ही शॉकिंग जिलानी ये रिजल्ट्स हैं। और जाहिर तौर पर दिल्ली में जैसा हम बोल रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर जरूर बन के उभरेगी। और ऐसा ही एग्जिट पोल में भी हालांकि ये बातें आ रही थी, फिर भी बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थे। जैसा मैंने कहा कि जो अमूमन राजनीति में होता है कि जो तीसरा ताकत होती है, और इतने कम समय में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। अगर आप बैकड्रॉप में जाएं, अन्ना हजारे का आंदोलन 2-3 साल पहले शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में गैंग रेप के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। ये एक वो गुस्सा था, एक ऐसा आंदोलन था जी किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, इसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई बहुत बड़ा नोन फेस नहीं था। ये ऐसे लोगों का एक समूह था जो अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। कोई रिटायर्ड अधिकारी था, कोई युवा वर्ग था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हो, जो जीते हैं। बहुत ही शॉकिंग है जब आप प्रोफाइल में जाइएगा, जो कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं, 2-4 बड़े नाम हम सब जानते हैं, जिलानी अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये बड़े नाम है। मगर जब आप उन तमाम लोगों में जाइएगा, सौरभ भारद्वाज चाहे ग्रेटर कैलाश से जीते हो या इस तरह के तमाम लोग हैं, इनके बैकग्राउंड में जाइएगा, कोई हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई किसी तरीके से अपना कोई एनजीओ चला रहा था, कोई रिटायर्ड अधिकारी है, तमाम लोग एक जगह जुटे, इनका कोई बड़ा चेहरा नहीं था और एक सफलता की कहानी जाहिर तौर पर लिखी। और मैंने जैसा कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बड़ा मैसेज है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक मैसेज है, एक लार्जर संदेश सभी पार्टियों के लिए। नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है या राहुल गांधी की बात की जा रही है, जाहिर तौर पर जो अलग अलग राज्यों में भाजपा की जीत हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा सकता है। मगर अगर नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा था तो दिल्ली में क्यों नहीं चला? जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज ये है कि जहां पर लोगों को कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई विकल्प दिख रहा है, वहां लोग उस विकल्प को एक मौका देने के लिए तैयार हैं। कुछ श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है, राहुल गांधी ने भी काफी काम किया है। आप राहुल के साथ कई दौरों में शामिल थे, मुख्तलिफ रियासतों का आपने दौरा किया, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो कार्रवाई थी, कारकर्दगी थी, जो काम था, वो किस तरह से रहा और क्या फैक्टर्स रहे दिल्ली में इसके अलावा और दीगर रियासतों में कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लग रहा है आज? देखिए, बहुत बड़ा शौक है, मैं आपको बता सकता हूं। और ऐसे समय में जब अब उनके पास
इस झटके को बदलने के लिए और तमाम बदलाव करने के लिए वक्त भी नहीं है। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो सर पर हैं, संसद का अंतिम सत्र शुरू हो चुका है, एक उल्टी गिनती चुनावों की हो गई है और ऐसे में इतने बड़े सेटबैक से निकल के फिर से अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करके चुनावों में जाना, अपने कैडर्स का, अपने नेताओं का मोरल खड़ा करना बहुत मुश्किल और बहुत एक चुनौती भरा काम राहुल गांधी के लिए जाहिर तौर पर है। दो तीन चीजें देखिए, एक बड़ा मैसेज अगर कहें, अगर कांग्रेस के लिहाज से इन चुनाव परिणामों को देखें, दो तीन चीजें साफ तौर पर है। एक तो ये कि यूपीए सरकार के कामकाज से लोग जाहिर तौर पर खुश नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि जिस तरीके से 2004-2009 में वो चुनाव जीतते रहे हैं, शायद इस बार भी कुछ इस तरह का चमत्कार हो, मगर लगता नहीं है। भ्रष्टाचार और महंगाई जाहिर तौर पर ये एक मुद्दा रहे। नरेंद्र मोदी एक सिंबल बन के उभरे हैं एंटी कांग्रेस का, और जाहिर तौर पर जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर उन सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी एक और एक मिलकर 11 हो गए और कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा है। जितनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पिछली बार सीटें मिली थी उतनी भी नहीं मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पर आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में हैं, और फिर भी लोग आपको उतनी भी सीटें देने को तैयार नहीं है जितनी आपकी पिछली बार थी। और राजस्थान का हाल तो और भी आप देख सकते हैं, कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है। ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे रिजल्ट हैं जो इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस के लिए इससे बुरा कभी नहीं रहा। तो जाहिर तौर पर जो राज्य सरकार है वो फेलियर, राज्य सरकार का मिस गवर्नेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिस गवर्नेंस दोनों मिलकर कांग्रेस को लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को ये जाहिर तौर पर जो गुड गवर्नेंस की बात होती है उस पर फोकस करना होगा। और ये जो एक कांग्रेस के माइंडसेट में शायद लगता है, उनके नेताओं से अगर आप बात कीजिए कि चुनावों से एन पहले अगर आप प्री पोल प्रो पीपल पॉलिसीज दे देते हैं, फ्री अनाज, मुफ्त में अनाज दे दीजिए, मुफ्त में दवाइयां बांट दीजिए, लैंड एक्विजिशन बिल लाकर जमीनों के अधिकार दे दीजिए, आपको 5 साल काम करना होगा लोगों के बीच। जो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से सफल रहे हैं, वहां भी वो एक मुख्यमंत्री थे, 10 साल से शासन में थे, मगर लोगों के बीच 10 साल तक रहे हैं। लग रहा है ऐसा कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आपको 5 साल लोगों के साथ रहना होगा, जुड़ना होगा, और तभी लोग आपको चुनेंगे। केवल अंतिम साल में अगर आप काम करें, जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से देखा गया, जिस तरीके से यूपीए 2 सरकार पिछले 1 साल में जागी है, पिछले संसद के सत्र में लगातार एक के बाद एक विधेयक पारित कराते गए, किसानों के लिए लैंड एक्विजिशन बिल लाया जा रहा है, गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग ये अब इस बात को मानने लगे हैं कि गुड गवर्नेंस उनके लिए बहुत जरूरी है। और 5 साल, अगर आपको 5 साल के लिए सत्ता दी गई है तो आपको 5 साल काम करना होगा। ये एक चुनाव नतीजों से जाहिर तौर पर निकल के आ रहा है और अंदरूनी राजनीति में काफी बदलाव कांग्रेस के जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगे। जी आशीष, जिस तरह से आपने कहा कि साल के आखिर में काम नहीं बल्कि 5 साल आपको काम करना होगा, अभी गहलोत जी ने मीडिया से बात की, उनका कहना था कि काम ठीक ठाक था, स्कीमें अच्छी थी और ये 6 महीने में मुमकिन नहीं था, बहुत पहले से वो काम कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने झूठ के सहारे से उस चीजों को दबाने की कोशिश की, कई वहां पर झूठ बोले गए और एक मोदी नाम के चेहरे को बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ाया गया कि सब कुछ यही है। तो वो मानते हैं कि उनसे कहीं चूक हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आवाम तक पहुंचने में उनकी कोई कमजोरी रही होगी। वो इस चीज को स्वीकार भी कर रहे थे और आगे इस चीज को देखना चाहते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा गहलोत का जो काम रहा वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाए, या फिर मरकजी सरकार, दिल्ली की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, उनकी पॉलिसियां वहां पर आवाम के लिए नागवार गुजरी, आवाम के लिए एक मैसेज जाने लगा कि अब टोटल कांग्रेस की सरकार इसी तरह से बदनामी में मुलविस है, गहलोत यहां पर छुप गए हैं दिल्ली सरकार की वजह से? क्या लगता है आपको? जी एकदम, देखिए इसमें दोनों ही बातें साफ तौर पर हैं। न ये बात पूरी तरीके से सही है और न ही ये बात पूरी तरीके से गलत है। राजस्थान में जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसका असर जाहिर तौर पर पड़ा। इतनी बड़ी हार किसी एक कारण से नहीं हो सकती है। राजस्थान में अगर कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है तो उसके कई कारण हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात से भी नहीं बच सकते हैं कि केवल ये हार जो है वो केंद्र सरकार के नाकामियों की वजह से हुई है। उनकी अपनी नाकामियां भी जाहिर तौर पर उसका भी अपना योगदान रहा है। केंद्र सरकार में भी कांग्रेस की का शासन है, उसकी भी नाकामियां इसके लिए जिम्मेवार रही है। जैसा मैं कह रहा हूं, एक और एक मिलके 11 कांग्रेस के लिए हो गए हैं और जाहिर तौर पर वो जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से भाजपा के लिए वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी का कॉम्बिनेशन 1+1=11 का बना है, वैसे ही कांग्रेस के लिए उल्टा दाव पड़ा है। एक केंद्र की अपनी नाकामियां और राज्य सरकार की नाकामियां दोनों ने मिलकर, वरना इतने अप्रत्याशित नतीजे जो इतिहास में शायद हमें याद नहीं कभी इतने नतीजे राजस्थान